हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। आज हम मिल रहे हैं दिन में दूसरी बार। और अभी हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत मदद करता है, आपको साइंस को समझने में मदद करता है, फिजिक्स को समझने में मदद करता है। केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो भी थ्योरीज आप लोग देखते हो, वो एक्चुअली इससे होकर गुजरती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों में से सभी बच्चों को करना चाहिए। एक ऐसा चैप्टर है जो वाकई में आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट दिलाता है। अगर आपने ये चैप्टर पूरा किया तो मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे वन शॉट में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इंटरेस्ट के साथ करवा सकूं। लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको वन शॉट में ख़त्म करें। ठीक है। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैं आप लोगों को श्योर कह सकता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक शॉट में हमें खत्म करना है। ये चल रहा है धूम सीरीज और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री मेंटर अरविंद अरोरा। हाउ यू गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। दिशा, मनीषा, अंकुश कुमार, जुफिसा, और कौन है यहाँ पर, इट्स आरजू, क्या नाम रखे हो, इट्स आरजू, और बैसाखी मुखर्जी। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। मुस्कान शर्मा, नंदू सियाग। ओके। गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमें खत्म करना है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये दूसरा चैप्टर था आपका 11th क्लास का। मोस्ट प्रोबली आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सारा रिवाइज करा दूं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी रिवीजन में आ जाएंगी, रिवाइज कराऊंगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा जिससे आपका साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद अरोरा। चलिए, और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु के सबसे बड़े चैनल और इंडिया के सबसे बड़े नीट चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, वेदांतु का सबसे बड़ा चैनल इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड इंडिया का सबसे बड़ा चैनल इन टर्म्स ऑफ नीट। यस, विद द सब्सक्राइबर एज वेल। सो अगर आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको पसंद आते हो सेशंस और आपको मज़ा आता हो तो सेशन को ना बराबर से लाइक ज़रूर किया करो। डू लाइक द सेशन, ताकि हम ऐसे ही ऑसम सेशन आप लोग के लेके आते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और सब्सक्राइब आप जब करते हो ना तो आप लोग याद रखो कि आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ अ फैमिली, दिस इज़ अ परिवार। ठीक है। और इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अगर आपने अभी तक अपनी फैमिली और अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये स्लाइड जो है बेसिकली आज कार्तिका ने और दिस वन मोर गाय गौतम। कार्तिका एंड गौतम, इन दोनों ने मिलकर प्रिपेयर की हैं। थैंक यू सो मच गौतम एंड कार्तिका। तो उन दोनों की एक्सपर्टीज इसमें काम में लगी है। और चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, भाई ध्यान दो। 10 अगस्त से आप लोगों का ये नया बैच शुरू हो रहा है और ये जो नया बैच है बेसिकली उसके लिए फ़ीस मात्र 2,999 रुपये। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, काम आएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। कूपन कोड है इसका A2020 और इस लिंक पे आप लोग जाके अपने आप को एनरोल करना है। VDN/NEET-CC ये लिंक है जिस पे जाके आप लोग कूपन कोड मांगेगा आपसे A2020, वो लगा देना और उसके बाद आप सीधे इस क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हो जिसकी फ़ीस मात्र 3,000 रुपये है। ठीक है, 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों को लेना है तो अपने छोटे भाई बहन को आप वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन दिला सकते हो। 15% का डिस्काउंट अभी चल रहा है उस पर, जिसके लिए आपको इस लिंक पे जाना है VDN/YT Pro। कूपन कोड को यूज़ करना है, कूपन कोड है A Pro। और उसके बाद ये कोर्स पूरे साल भर की फ़ीस आपकी 27,000 रुपये, विच इज़ नॉट सो मच, है ना। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने को मिलेगा मात्र 27,000 रुपये में, जिसकी मंथली फीस अगर आप चेक करोगे तो वो है 2,252 रुपये। इट्स वेरी लेस। हैव टाइम, यू कैन डू इट। आज के सेशंस की डिटेल है, सुबह बायो के सेशंस हुए थे, उसके बाद 2 फिजिक्स के, फिर 2 केमिस्ट्री के, जैसे कि आप लोग दिखाई दे ही रहे हैं। और अभी आप मेरे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हो। और टेलीग्राम का ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वेदांतो नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। ये एकमात्र ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। 33,000 बच्चे इसको अभी तक ज्वाइन कर चुके। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लो, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं धूम सीरीज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धूम सीरीज हमारी एंडिंग पॉइंट पर है, ज़्यादा चैप्टर अब बचे नहीं है। उसके बाद हम लोग आपको पता ही है कि हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है Formula 1, जो कि कल से शुरू हो रही है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। धूम सीरीज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कल से हम लोग Formula 1 करेंगे। Formula 1 का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट समरी, फॉर्मूला,
वन लाइनर, ये सारी चीज़ आपको करवाने वाला हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों को फटाफट से कर लेना है ज्वाइन। चलिए आज शुरू करते हैं, धूम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। आई थिंक आप लोग सब तैयार हो गए, तो लाइक ज़रूर कर देना सेशन को भाई, है ना, प्यार से लाइक कर देना। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू करते हैं, विजुअलाइज कराता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भैया, ऐसा है कि डोल्टन भाई साहब ने कहा था कि जो एटम बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, लेकिन ये सच तो नहीं था, सच नहीं था। उसके पीछे पीछे के लॉजिक और रीजन ये थे कि एटम को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया था, है ना। आपने एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के। सो एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें नाम क्या था, एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम था प्रोटॉन, और तीसरे का नाम था न्यूट्रॉन। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन को, मैं अपनी स्टेटमेंट को ढंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म सेशन देखें तो उसमें मिल जाएगा। मजे की बात बताता हूँ, सर जे थॉमसन का स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, मतलब एक दूसरे के स्टूडेंट थे ये, और तीनों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब अपनी अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में। तो अगर आप लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो वो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब से हुई थी, ये तो आपको पता ही है। कैथोड रे ट्यूब से हम जो सर जे थॉमसन है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डिस्कवर किया था। हुआ कुछ यूं था, एंशियंट टाइम पे सब लोग बोलते थे, बिजली चमकती थी तो सब बोलते थे कि भैया ये जो बिजली जो चमक रही है बेसिकली वो भगवान नाराज हो गए हैं, तो ऐसा करके वो लोगों को डराया करते थे। तो ये लोग जो नास्तिक थे, जो साइंस में बिलीव करते, वो कहते हैं भैया ये सब फालतू बातें हैं, और ये जो ऊपर ये जो बिजली चमक रही है उसको हम लोग अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली सीआरटी को बनाया गया, और यहाँ से कैथोड वेव्स निकली, और जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला फिनोमिना लैब में भी करवाया गया। बाद में पता लगा कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं और एक्चुअली वो क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो फाइनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधी एक ही बात जान लो आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज ये कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हमारे सर जे थॉमसन ने। फिर आती है प्रोटॉन की बारी। प्रोटॉन को भी क्या किया, जरा आप देखो, एटम कंप्लीटली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट प्रोटॉन का आया कहां से। देखो एटम होता है न्यूट्रल, और अगर आप सर जे थॉमसन बोलते हैं कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑब्वियसली उसके बराबर मात्रा में प्रोटॉन भी होने चाहिए। लेकिन ना अगर हम लोग बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूव किया गया था, तो प्रोटॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनके प्रूव नहीं किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। एक एक होल वाली यहाँ पर एक होल वाली क्या की गई थी, इलेक्ट्रोड को लगाया गया था, एक होल वाले इलेक्ट्रोड को लगाया गया था। तो कैथोड से जो वेव्स, जो रेज निकल रही थी, तो वो अंदर वाले पार्टिकल से, इस एयर के पार्टिकल को टकराती थी। टकराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर फेंक देती थी। तो पीछे क्या होता था, पीछे प्रोटॉन, भाई ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे हीलियम लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर किसी की टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे प्रोटॉन बचेगा। तो बेसिकली H प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहां से H प्लस के जो एलिमेंट थे वही जा रहे थे कहां पर, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव वाले कहां जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो बस वही नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि कैसी थी, छेद वाली, होल्स वाली एक प्लेट ली गई थी। तो वहां से हमें वो प्लेट जो थी वो चमकने लग गई थी। तो वहां से, पर उनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सके थे, ओवरऑल प्रोटॉन की कोई एग्जिस्टेंस की प्रूव नहीं है। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस को आपको मानना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्रोटॉन के लिए भी सीआरटी को यूज किया गया था, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और जिसको प्रूव एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है, किसने प्रूव किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत ही लाजवाब थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली जेम्स चैडविक ने की थी। हालांकि वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, वो अल्फा पार्टिकल से बचने का कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा था। बट जब बहुत रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल की प्लेट पे डाल रहे थे, तो उस मेटल की प्लेट से एनर्जी को गेन करने के बाद, मतलब वो वेव से एनर्जी को गेन करने के बाद, ये जो बरीलियम की जो मेटल प्लेट थी, तो कुछ पार्टिकल को बाहर फेंक रही थी। अब वो जो पार्टिकल थे बेसिकली, वो ना तो
पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, नहीं नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो उनको एक नाम दिया कि भैया एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, तब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट की वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई, ऐसे कुछ नहीं था कि हम लोगों को न्यूट्रॉन डिस्कवर करना था। तो ओवरऑल 3 पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा गया भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं? जैसे आपको बोले कि आपके घर के अंदर कितने भाई बहन है, तो बोले कि मम्मी है, पापा है और मैं हूं, तो तीनों लोग रहते कहां हो? तो वैसे ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है? तो सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था सर जे थॉमसन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने बोला, उनके हाथ में क्या था उस टाइम पे, वो शायद तरबूज खा रहे होंगे, तो तरबूज खाते खाते उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, ऐसा राजस्थानी बोलते हैं ना, हाँ अंकल जी थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करियो, अच्छा थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करियो, तो बता दो इलेक्ट्रॉन कटा रहे हैं राजस्थानी में। आप लोगों के सर क्या हो गया? तो बेसिकली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया सर जे थॉमसन ने, तो उनसे सवाल पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं? तो वो तरबूज खा रहे थे उस टाइम पे, रेडी पे खड़े खड़े। तो उन्होंने तरबूज को देखा और तरबूज को देखते हुए बोले कि भैया देखो ऐसा तरबूज के जैसा होएगा। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज अगर आपने देखा वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। सो इन दैट केस बोला, जो तरबूज के जो बाहरी पार्ट होता है हरा हरा, उसको बोला वो न्यूट्रॉन की परत है। ठीक है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं बेसिकली, वो जो बीज है काले काले, उनको क्या बोला उसने, उनको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड कलर की पल्प होती है वो बोला कि वो प्रोटॉन है। और काफी काफी सालों तक ये मॉडल जो है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ऐसा देखो ऊपर की लेयर है उसको उसने बोला कि भैया न्यूट्रॉन है, अंदर की व्हाइट ये जो येलो लेयर है उसको बोला कि ये तो भैया प्रोटॉन है, और ये जो आपको छोटे छोटे से चकी चिप्स दिख रहे हैं ना, चॉकलेट चिप्स, तो उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन ये गलत था। इसको गलत साबित किसने किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता है फालतू की बकवास है, हालांकि वो ये कहना नहीं चाहता था कि ये फालतू की बकवास है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसके स्टूडेंट कर रहे थे, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल गया वो धांसू था। बेसिकली रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट भी यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है उनसे बचे कैसे। तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था, ये लेड का एक बॉक्स था और वहां से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्टमेंट हो रही थी। एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने लगाई थी। बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे ही निकल गए, कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो आपका एटम है वो मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है उसमें, क्योंकि कोई चीज सीधे निकल जाएगी इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जे थॉमसन तो पागल बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया ये तो पूरा तरबूज के जैसा है, जबकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पता है ऐसे लग रहा था कि भैया सारे पार्टिकल तो सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब एटम का जो बहुत सारा एरिया वो एम्प्टी है, लेकिन कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे इस तरह से, और कुछ पार्टिकल क्या थे, कुछ पार्टिकल बेसिकली पूरे 180 डिग्री से घूम के वापस आ रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उनको लगा कि यार ये क्या है। तो तब उनको समझ में आया कि भैया फाइनली उन्होंने कहा कि पूरा एटम वैसे तो खाली है, पूरा एटम वैसे तो खाली है, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका एरिया बहुत कम है। ठीक है, और वो एरिया, वो जगह कुछ ऐसी है कि उसमें पूरे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और वो मासी भी बहुत है। मासी मतलब वो हिंदी वाली मासी नहीं, इंग्लिश वाली मासी। मासी मतलब उसमें टोटल एटम का मास लाई करता है। तो बोला वो बहुत ज्यादा मासी है, तो जो भी पार्टिकल इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वापस घूम के आ जाएगा। तो तभी उन्होंने बोला कि भैया देखो एटम पूरा खाली होता है, लेकिन उसके सेंटर पॉइंट पे एक न्यूक्लियाई होता है, और उस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो तब जाके उन्होंने बोला कि भैया प्रोटॉन किधर रहते हैं, न्यूट्रॉन किधर रहते हैं, वो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन और बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमता है, ये ऐसे ही घूमता है जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिया। पहले तो एटम को गोल क्यों बताया, तो गोल इसलिए बताया कि सूरज गोल होता है, नेचुरली जो भी चीज होती है वो गोल होती है। सूरज गोल, चंदा गोल, समझ में आ रहा है, धरती गोल, तो एटम भी गोल, समझ में आ रहा है। पहली चीज तो ये बताई। दूसरा, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर वैसे ही काटता है जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है एक ऑर्बिट के अंदर। तो यहां पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये सब ह्यूमन माइंड से निकली हुई चीजें हैं। आ रहा है समझ में, ये सब सोच है, अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं है। बट हाँ, जैसे ब्रह्मांड में होता है, मतलब मैक्रो लेवल पे जो हो रहा है वही माइक्रो लेवल पे हो रहा होगा, ऐसा बोला गया। लेकिन रदरफोर्ड का जो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सब वहां पर बोहर साहब बैठे थे। जब रदरफोर्ड ये सब बातें बता रहा था तो बोहर ने बोला कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और ये एक चार्ज बॉडी है जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रही है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करना शुरू नहीं कर देगा।
तो वो क्यों बोला? क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में जब मूव करती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है। तो ये कह रहा था कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा? समझ में आता है? तो तुम्हारी थ्योरी तो गलत हो गई। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तब रदरफोर्ड ने हार मान ली थी। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, कि न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे ओवरऑल। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रोटॉन के मास, तब तक मास वास सब कैलकुलेट कर लिए थे। प्रोटॉन का मास निकल के आया था 1.6 × 10⁻⁻27 kg। जरा आप मास को ध्यान से देख लो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम्स कम होता है, यानी कि 9.11 × 10⁻31। ये तो आपने पढ़ा होगा, 9.1 × 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन की मास होती है। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज निकल के आया था इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मिलिकन ने। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन माइनस का। तो प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस का। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो जीरो। तो इस हिसाब से रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्ज निकाले गए। तो आपको बता देता हूं, आप लोगों को रिलेटिव मास याद रखना है, वो सब फिजिक्स के लिए होता है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? देखो, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड -1। ये कैसे निकाला? आप इसी नंबर से इसी को डिवाइड कर दो। एक कॉमन नंबर ले लो, 1.6 × 10⁻⁻19 से सबको डिवाइड करो। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा -1, रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है +1 और न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है 0। इसी तरह से रिलेटिव मास भी निकाले गए। रिलेटिव मास कैसे निकालोगे? सेम जो नंबर लिया ना आपने, ये वाला 1.6 × 10⁻⁻27 से सबको डिवाइड करो। इस हिसाब से अगर देखोगे तो प्रोटॉन का रिलेटिव मास आएगा 1, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास आएगा 1। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो 1000 गुना छोटा है और वैसे भी नंबर बहुत छोटा है, तो उसको 0 बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1 होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखोगे। रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास आपको केमिस्ट्री में काम आते हैं, बाकी सारी चीजें आपको फिजिक्स में काम आती हैं, कुछ ज्यादा यहां काम नहीं आएंगी केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर में काम आएंगी। तो फाइनली आपको पता लग गया। अब हम थोड़ी थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि मास नंबर क्या होता है। तो आपको पता है भी, किसी भी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी भी एटम के तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर लिखे जाते हैं, ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और एक नीचे नंबर लिखा जाता है। तो जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं मास नंबर, इसी को क्या बोलते हैं? मास नंबर। जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे कि हीलियम के ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 2, तो 2 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 4 उसका मास नंबर है। ये आप लोग याद रखोगे। तो अगर कोई पूछे कि भैया यहां पर बताओ कि हीलियम में 4 और 2 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हीलियम के अंदर? 2। और न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होने चाहिए, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी निकाली जाती है? यहां से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। मास नंबर कितना है? 4। 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 बचेगा, वही है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अगर आपको कभी न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना, ए में से जेड को हटा देना, बात खत्म। ए में से जेड मतलब ए मास नंबर को लिखा जाता है ए से, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से। तो ए में से जेड को, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देना, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया आइसोटोप का। छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप को मैं बोलता हूं भाई बहन। भाई बहन मतलब सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे कि हाइड्रोजन की सिबलिंग 3 होते हैं, हाइड्रोजन 3 भाई बहन है, ठीक है। इसको एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। दूसरे को बोलते हैं ड्यूटीरियम, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो यहां पर आइसोटॉप्स में फर्क ये होता है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट इनके जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर हीलियम हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम में फर्क क्या है? तो इनमें फर्क ये है कि यहां पर इनके मास नंबर अलग अलग है। ये एक कहलाता है H1, दूसरे कहलाता है H2 और तीसरा कहलाता है H3। इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नीचे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा और यहां पे भी 1 आएगा। तो आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार की क्या खेल होती है? इनमें आपके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जस्ट उल्टा ले लो। एंड मास नंबर यहां पर क्या होता है?
मास नंबर यहां पर सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मास नंबर तो यहां पर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आइसोबार में ऑर्गन, पोटेशियम एंड यहां पर कैल्शियम, अगर आप देखोगे तो सबके मास नंबर 40 हैं। तो यहां पर भी 40, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। तो इनको आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मालूम पड़ गया। अब हम चलते हैं आगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, वो है नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, यहां पर नहीं दिया हुआ। एक और टर्म होते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? लिख लो आप लोग, आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कैसे निकालोगे? जैसे कि आप कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है 14। ठीक है, मास नंबर 14 होता है आइसोटोप, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो अगर मैं बोलूं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो यहां पर भी कितने आएंगे? 8। यहां पर भी कितने आएंगे? 8। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। इनको बोला जाता है आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स। है ना? सबको समझ में आया? अब हम बात करते हैं बोहर के मॉडल की। लेकिन बोहर के मॉडल को समझने के लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है, जिसको बोहर ने क्या किया, अपनी थ्योरी का पार्ट बनाया। बिना उसके समझ में उसको नहीं आती। पहली चीज तो यह है कि बोहर मॉडल एक्चुअली, बोहर का जो मॉडल है उसने किस चीज को कंसीडर किया था? लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और एक्चुअली क्योंकि वेव नेचर होता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ के, ठीक है, लाइट किस तरह से एमिट हो रही है उसके वेवलेंथ को पढ़ के स्पेक्ट्रल लाइन बनाई। स्पेक्ट्रल रिजल्ट से उसने, बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली यहां पर बोहर ड्यूल नेचर पे बिलीव करता था, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब इन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, वेव नेचर का मतलब समझो। वेव नेचर का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ एक वेव को निकालेंगे, उसको वेव नेचर कहते हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, उसके पास वेव नेचर भी होएगा। मतलब वो कोई ना कोई चलते हुए कोई ना कोई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी चलोगे ना, आप भी वेव प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उसकी लैम्डा इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, हमारे विजिबल रेंज में आती ही नहीं है। वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो महसूस ही नहीं की जा सकती। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी वेव की, वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है, तो उसको वेव नेचर बोलेंगे जिसका वेव लेंथ होगा। जैसे कि विजिबल जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, जरा आप चेक करो, यहां पर जो बैंगनी पर्पल कलर आ रहा है ना, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू हाई है। लैम्डा की वैल्यू बहुत मैक्स है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो काम आती है, अगर आप देखोगे तो 700, रेड की लैम्डा की वैल्यू मैक्स है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है। आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो रेड की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है। और ये विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी, याद रखो, किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन जरूर होगा। लैम्डा का क्या मतलब होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, क्योंकि वेव नेचर है तो वेव लेंथ तो होगी। पार्टिकल नेचर के लिए आप यहां पर किसी भी चीज की ड्यूअल नेचर को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है? बेसिकली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अगर आप इस पे लाइट फेंकोगे तो ये हर तरह की लाइट के लैम्डा को, हर तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और सिमिलर चीज इसको हीट करने पे भी होता है, मतलब सिमिलर नहीं, इसको अगर हीट करोगे तो ये सिमिलर बाकी की जैसे ही होता है। वो क्या करता है? रेडिएशन इमिट करती है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी देखा कि लोहार को देखा? लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करता है। आपने कभी गौर किया हो? लोहा वैसे ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का डार्क होता है, ग्रे कलर का टाइप का होता है। लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, और ज्यादा हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर का भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप पूरी साइंस को पकड़ोगे तो आप कोई भी चीज को हीट करते हो ना, तो वो हर तरह की रेडिएशन की लाइट बाहर निकलता है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालता है। लेकिन जो लाइट वो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है वही हमें दिखती है।
तो अगर आपको आयरन रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि उस वेवलेंथ की लाइट वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसमें ये वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, इस वजह से यहां पर आपको रेड दिखता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर ही इमिट कर रहा होगा, वो सारी वेवलेंथ इमिट करता है। ऐसे ही आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है वो भी सारी वेवलेंथ इमिट करती है। इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था और ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल प्लांक्स ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए प्लांक्स ने एक थ्योरी दी थी, उसको हम लोग जरा समझे। प्लांक ये कहता है, जनरल थ्योरी ये थी कि जो सन से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी ना वेव नेचर रखती हैं, वो वेव की फॉर्म में आ रही हैं। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जनरल थ्योरी ये थी कि वेव की फॉर्म में आ रही है। जब पार्टिकल नेचर आया तो प्लांक ने, मैक्स प्लांक उनका नाम था, उन्होंने अपनी प्लांक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो सन से एनर्जी के बंडल, सन से जो रेज आ रही हैं उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है जिनको फोटोन या क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे बंडल को क्वांटा कहा जाता है, इसलिए उसकी थ्योरी को प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। तो ये कहते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हो या आप धूप में खड़े हो तो जो सन से रेज आ रही हैं वो ऐसे नहीं कि वेव फॉर्म में एनर्जी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। उनमें छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स है जिनको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब हर एक छोटे पैकेट के पास है ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि उस एनर्जी की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं C बाई लेमडा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी की स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जो लेमडा की, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो C बाई लेमडा है। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये तो बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है। और लेमडा क्या है यहां पर, लेमडा बेसिकली उस वेव का वेवलेंथ है, और C बाई लेमडा की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और H की वैल्यू को प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34। मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आगे बढ़ रही होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके चलती है। हर एक एनर्जी के पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। समझ में आ गया। और अगर मान लो कि भैया तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ, यहां पर अगर मान लेते टोटल नंबर ऑफ क्वांटा n है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला फॉर्मूला जो आपको काम देगा, मतलब E इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू का वैल्यू होता है C बाई लेमडा। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम देगी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में। फिर पार्टिकल नेचर को एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटल की प्लेट पर अगर आपने, देखो हमें चैप्टर पूरा करना है, ध्यान से सुनना, जो सुनता जाएगा उसको आता जाएगा। किसी भी मेटल की प्लेट पर अगर आप लोगों ने किसी भी वेवलेंथ को यहां पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, जैसे ये हो रहा है प्रैक्टिकली आपको दिख भी रहा है, तो वहां से क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करके वहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहां पर है ना फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही कहता है कि वहां पर अगर सन की रेज आ रही है और मेटल की प्लेट पे टकरा रही है और वहां से एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो बेसिकली वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, क्वांटा की फॉर्म में। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E इक्वल्स टू एच न्यू। इतनी एनर्जी आप दे रहे हो, जो यहां से सनलाइट यहां से इसके ऊपर गिरा रहे हो, उसमें टोटल एनर्जी जो भी है उसके अंदर वो है E इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये जो एनर्जी, ये एनर्जी के जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है। आ गया समझ में। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी आप सनलाइट की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी उनके पास है वो सनलाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है वो दो काम आएगी। पहला तो भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उसको दौड़ने में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझ सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ना आपका दोस्त घर पे है होली के दिन और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो तरीका क्या है, एक तो बोले ओ सुन, समझ में आ रहा है, तो ऐसा करोगे ना, सुन बाहर आ, तो सुन बाहर आ, तुझे मतलब ऐसा प्यार से बोलोगे तो सुन बाहर आ, तो खिड़की तक तो वो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप उसको खिड़की तक लेके आ गए, मतलब उसकी शक्ल आपने देख ली। तो और पर अगर उसको साथ में आपने थोड़ा सा अपने दोस्तों यारियों में चलता है गाली दे दोगे तो वो आपके पीछे भी दौड़ेगा। या फिर आप मान लो ओ सुन बाहर आ और आपने एक गुब्बारा लिया, कौन सा वाला, कलर भरा हुआ, और दिया उसके मुंह पे खिंचा के, तो अब क्या होगा, पहले तो बोला ओ सुन बाहर आ तो खिड़की पे आ गया, और फिर आपने ना खिंचा के उस पे गुब्बारा मारा तो आपके पीछे भी दौड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होती है। मतलब ये है कि आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसके पास कितनी पावर है, क्या सिर्फ उसके पास सिर्फ बाहर निकालने की पावर है या फिर पीछे दौड़ाने की भी पावर है। तो बेसिकली जो भी आप एनर्जी देते हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो खिड़की पे शक्ल दिखाएगा वो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, समझ में आ गया, मतलब सिर्फ वो बाहर आएगा, और एक दौड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी।
तो आप जो भी एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो वर्क फंक्शन यानी कि सिर्फ बाहर निकलेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का टोटल इक्वेशन। अच्छा, ई की वैल्यू क्या हो गई भाई? जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई एच न्यू, और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज एच न्यू नॉट। समझ में आ गया? इसको न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी लेके वो बाहर आएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर दोनों की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? आप ई की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, एच कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू माइनस म्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल ये तरीका होता है कि जब भी कोई लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो तो उसमें होती है एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू। वो दो काम आएगी, एक उसके वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी यानी कि बाहर मुखड़ा दिखाएगी, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हाफ एम बी स्क्वायर वो होती है। तो इस तरह से आप इसको फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को समझ सकते हो। समझ में आ गया? तो ये मतलब निकलता है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का। और यहां से आपको ये भी पता है कि फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, देखो जब आप वेव डाल रहे हो तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वही दिखाएगा जिसके अंदर पार्टिकल नेचर होएगा। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर को और पुख्ता प्रूव करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये उसकी इक्वेशन होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एविडेंस फॉर क्वांटाइज एनर्जी लेवल। अब यहां से चीजें ना जो थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, जो बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम ली थी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, वो आपको समझनी है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है। देखो स्पेक्ट्रम का पहले मतलब क्या होता है। अगर आप प्रिज्म देखे हो, आपने कभी प्रिज्म देखा? उस पर जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो तो आपको सारे कलर बाहर निकलते दिखते हैं। ठीक है, तो वो जो कलर निकल रहे हैं बेसिकली उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर उसमें सारे कलर कंटिन्यूअस हैं, कोई भी कलर गायब नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब उसमें हर वेवलेंथ की वेव हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन मान लो कि यहां पर कुछ जो है, कुछ जो कलर्स है वो गायब हो गए, थोड़े बहुत कलर गायब है, थोड़े बहुत, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ कलर ही गायब कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। आपको पता है, एक बात बताता हूं, कोई भी बॉडी, जैसे मुझे ले लो, मेरी स्किन अभी आपको कैसी दिख रही है? मेरी स्किन आपको थोड़ी सी स्किनी यानी कि ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की दिख रही है। किसी की डार्क ब्राउन दिखती होगी, कोई बहुत ही गोरा चिट्टा दिखता होगा, जैसे हमारे पुलकित सर बहुत गोरे चिट्टे हैं और हम तो गोरे चिट्टे नहीं है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको मेरा ये स्किन का कलर क्यों दिख रहा है? उसका रीजन क्या है? मे भी हो सकता है ये मैं इससे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन हूं, मुझे रियलिटी में देखो हो सकता है मैं और भी ब्राउन कलर का हूं, लेकिन अभी आपको मैं ये क्यों दिख रहा हूं? कारण क्या है कि जो लाइट मेरी स्किन के ऊपर पड़ रही है वो यही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वेवलेंथ की कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपको सिर्फ यही कलर दिख रहा है। समझ में आ गया? तो हर एक बॉडी पे जब भी कोई लाइट पड़ती है तो तीन तीन चीजें होती है उसके साथ। या तो पूरा लाइट को कई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कई को रिफ्लेक्ट कर देता है, कई को रिफ्रैक्ट कर लेता है, अपने अंदर से जाने देता है। तो तीन तरह की चीजें उसके साथ हो सकती है। तो अगर वो सारी की सारी लाइटें शो कर रहा है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कुछ एक लाइट गायब है तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि कुछ वो ले गया। मान लो कि कुछ ही लाइटें दिख रही हैं, मतलब आप अगर इस स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको एक लाइन बैंगनी, एक लाइन नीली, एक लाइन हरी और एक लाइन लाल दिख रही है। इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो बेसिकली कुछ ही वेवलेंथ वाली लाइट्स को वो इमिट कर रहा है भाई साहब, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ली। ब्लैक बॉडी जो होती है वो तो सब चीज, आपका ब्लैक होल जानते हो? ब्लैक होल, आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा। ब्लैक होल में कोई भी लाइट पास ही नहीं होती है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। ठीक है, सो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और बेसिकली जब बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने क्या किया था? हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को लिया था। लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी उसने की थी और अपना क्या किया था? एक स्पेक्ट्रम की लाइंस बनाई थी। तो उन लाइंस का नाम क्या था? देखो उसने क्या किया, जब ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनसे जब कोई भी लाइट पहले वाले ऊपर वाले जितने भी शेल्स हैं यानी ऑर्बिट है, उसमें से अगर सारी लाइट या सारे इलेक्ट्रॉन सीधे पहले वाले पर गिर रहे हैं तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोला था। और जब उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करी गई थी तो वो वेवलेंथ आ रही थी यूवी वेव। तो लाइमन सीरीज में जो लाइट्स इमिट होती हैं वो यूवी रेज की होती है, यूवी। ठीक है, लैम्डा उनका यूवी रेज में आता है।
जब ऊपर से सेकंड वाले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं। ऊपर से सेकंड वाले शेल पर गिर रहा था, सेकंड वाले ऑर्बिट पे गिर रहा था लाइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो लाइट इमिट हो रही थी वो विजिबल रे में आ रही थी। समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जितनी भी ले लो, पास्चन सीरीज, इसको बामर सीरीज कहते हैं। बामर सीरीज विजिबल होती है, लाइमन सीरीज यूवी होती है, और उसके ऊपर जितना भी जाओगे पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये जितने सारे सारे इंफ्रारेड थे। तो यहां पर आपको ज्यादातर तीन ही लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज, एक विजिबल रे, और एक आईआर। ठीक है, तीन के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये लाइन स्पेक्ट्रम यूज करके ही बोहर ने अपने सारे रिजल्ट दिए थे। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली यहां पर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, ये रेज ही बाहर निकल रही थी। लाइन स्पेक्ट्रम को डिजाइन करने के बाद बोहर ने अपने सारे रिजल्ट निकाले। तो आप लोग याद रखना है कि भैया लाइमन सीरीज में जो जो ऑर्बिट होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं वो 1 होता है, और वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। बामर सीरीज में नंबर 2 पर आके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, विजिबल रेज होती हैं। पास्चन में नंबर 3 पर आकर गिरता है और इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट में नंबर 4 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। पी फुंड में नंबर 5 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। तो इस तरह से इंफ्रारेड रेज नीचे, बस उसके बाद तो इंफ्रारेड ही है। तो तीन तरह की आपको वेवलेंथ वाली वेव दिख रही है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसी पर से सवाल आ जाता है। लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, कौन सा उनका ऑर्बिट नंबर होता है? ये है स्पेसिफिक ऑर्बिट नंबर। 1 पर गिरेगा तो लाइमन, 2 पे गिरेगा तो बामर, 3 पे गिरेगा तो पास्चन, 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट, और 5 पे गिरेगा तो पीफुंड। अल्ट्रावायलेट दिख रही है तो लाइमन, विजिबल दिख रही है तो बामर, नियरली इंफ्रारेड है तो पास्चन, मिड इंफ्रारेड है तो ब्रैकेट, और फार इंफ्रारेड दिख रही है तो पीफुंड। अब उसके लिए आप, उन्होंने क्या किया था, कुछ रिलेशंस भी निकाले थे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि 1/λ ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल निकालने में। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये होता है एटॉमिक नंबर की स्क्वायर, उसके बाद 1/n इनिशियल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिरा है, माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, कहां से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये कहता है कि उसकी आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई होती है, अगर आप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो। 1.0967 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मीटर इनवर्स क्यों आया? क्योंकि 1/λ लिखा हुआ आपने। आया सबको समझ में? अब हम लोग इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर एक छोटी मोटी स्टडी बोहर को समझने के लिए जरूरी थी। अब हम चलते हैं यहां पर बोहर के मॉडल को समझते हैं। स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है। अब एक 1/λ यानी कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया आपने। नाउ विल सी बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये क्या था जरा आप उसको देखो। देखो इसके कुछ पोस्टुलेट थे जो आपको समझने की जरूरत। पोस्टुलेट पे सवाल बहुत आते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या किया था, रदरफोर्ड की बात को एज इट इज मान लिया था। उसने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियाई होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। समझ में आ गया? और ये ऐसे ही काटते जैसे कि सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। समझ में आ गया? और लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। अच्छी बात